योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। एक बार फिर से आपके निवेश और इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका चहेता फाइनेंशियल प्लानिंग शो योर मनी। अगर आपको भी हमसे कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक या हमारे पेज पर जाके अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और आज हमारे साथ शो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है वाइस एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक काम की खबर से, जहां पर अब आप पीएफ से, यानी आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें से आप एनपीएस में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी पीएफ से आप पैसा निकाल कर चाहें तो अपने एनपीएस में सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, कैसे ये होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कविता, एक बहुत अच्छा स्टेप है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पेंशन की बात करते हैं, रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो सबकी इच्छा ये होती है कि हम जितना ज्यादा कॉर्पस बना सकें वो अच्छा है। पीएफ के अंदर हमें मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन रहता है वो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग में। लेकिन ये जो आपने जो ट्रांसफर करने की जो सरकार ने अभी इनको जो छूट दी है, उससे एक फायदा ये होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो ज्यादा बने, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, हालांकि मैं यहां कह दूं कि हम देख रहे हैं कि पीएफ के अंदर भी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। हाँ। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज्यादा कॉर्पस बनाने के लिए आपको मौका मिलता है। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप है। ये कैसे होगा? क्या इसके लिए मुझे कोई अर्जी देनी होगी मेरे एम्प्लॉयर को, या कोई दस्तावेज जो जमा करने होंगे? क्या एक्शंस इन्वॉल्व होंगे इसमें? देखिए, प्रोसेस जो है काफी सिंपल है, बट आई थिंक ऑफ कोर्स देयर इज ए प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएफ का पैसा एनपीएस में आए, तो आपके पास एनपीएस के अंदर वो टीयर 1 अकाउंट होना जरूरी है सबसे पहले। देखिए, एनपीएस के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 होता है जो पेंशन का अकाउंट, टीयर 2 होता है जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, जो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जो भी टैक्स छूट मिलती है, जो भी रिटायरमेंट का कॉर्पस बनता है, वो टीयर 1 अकाउंट में। तो सबसे पहले आप तभी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट होगा। दूसरा, आपको एक एप्लीकेशन देनी है कंसर्न पीएफ डिपार्टमेंट को अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, और यहां पे चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, उसमें जो ऑल सिटीजन मॉडल के थ्रू जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी, उनको एक कंफर्मेशन मिलेगा वहां से कि ये पैसा जो है नए एम्प्लॉयर के पास, कि आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, पीओपी जिसको बोलते हैं, वो पैसा कलेक्ट करेंगे आपके बिहाफ पे, और जो एनपीएस के अंदर आपका जो अकाउंट है उसके अंदर वो पैसा जमा होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पीएफआरडीए ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो पैसा जब आप ट्रांसफर करेंगे इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ऐसे अटकलें लग रही थी कि पता नहीं ये टैक्सेबल होगा कि नहीं। वो उन्होंने क्लैरिफाई किया, दो तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई किया है। एक तो ये, जब अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है वो भी इस पे कोई टैक्स छूट नहीं ले सकते, ये बोल के कि उन्होंने इस साल ये कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है, कि आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर होके एनपीएस पे है। तो मुझे जैसा मैंने कहा, प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन एक प्रोसेस है, इसकी गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो भी इसको जो भी ट्रांसफर करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर कितना आसान या मुश्किल है उससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। और एनपीएस के केवल टीयर 1 में मैं पैसे डाल सकती हूँ, शिफ्ट कर सकती हूँ, या टीयर 2 में भी जमा किए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, दो अकाउंट है। टीयर 2 जो अकाउंट है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जैसे जो म्यूचुअल फंड काम करते हैं वैसे काम करता है। उसमें ना आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ना वो आपका पेंशन का है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो जैसा मैंने कहा, टीयर 1 होना कंपल्सरी है, और ये पैसा सिर्फ टीयर 1 अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें, कदम के लिहाज से तो काफी बेहतर है, लेकिन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स, पीएफ की बात करें, एनपीएस की बात करें, इसमें आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा होता है। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, रिटायरमेंट एज अ गोल की बात करूं, लक्ष्य के तौर पे इसको देखना चाहूं, तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का होना पोर्टफोलियो में क्या जरूरी है? आपको लगता है किसी एक को हम रख सकते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर हम अभी तक की बात करें, एनपीएस के आने से पहले की बात करें, या क्योंकि एनपीएस पे सरकार ने काफी काम किया। हाँ। पिछले 1-2 साल में हमने देखा काफी कुछ स्टेप लिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एनपीएस के अंदर अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्ट करें। ईपीएफ जो है वो हमेशा, पीएफ जो है हमेशा एक काफी पॉपुलर एक ऑप्शन रही है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, सेल्फ एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन नहीं है। हालांकि जो पीपीएफ की बात करते हैं, पीपीएफ एक ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, लेकिन पीएफ जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स का, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, कि रिटायरमेंट कॉर्पस का काफी बड़ा हिस्सा जो है प्रोविडेंट फंड से आता है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि प्रोविडेंट फंड में मुझे पैसा लगा, उससे अपनी अच्छी एक रिटायर्ड लाइफ जो है वो काट सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनपीएस
इसकी अपने ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आपके पास इक्विटी की ऑप्शन है, 50% पैसा आपका इक्विटी में जा सकता है। फिर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। फिर आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। आप जिस तरीके से भी चाहें, इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं। एक एक्टिव है जहां पे आप खुद डिसाइड करते हैं, और दूसरा एक लाइफ साइकिल होती है। यानी जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक सेट पैरामीटर्स है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज, कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कितना पैसा जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। तो आप डिसाइड कर पाते हैं किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले कुछ साल में एनपीएस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस साल अगर हम देखें, पीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, 8.65 हो गया। लेकिन अगर मैं 30% में अगर कोई टैक्स ब्रैकेट में है, उसका प्री टैक्स में कैलकुलेशन करूं तो करीब 12.5% बनता है। तो रिटर्न, क्योंकि ये टैक्स फ्री है इसलिए बहुत पॉपुलर है, पैसा सेफ है इसलिए पॉपुलर है। एनपीएस में क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, पिछले 2-3 साल में मार्केट ने अच्छा किया, डेट मार्केट ने अच्छा किया, तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही है। लेकिन एनपीएस एज एन ऑप्शन, उसमें अभी भी कुछ इश्यूज हैं, और डिसीजन लेने से पहले उन इश्यूज को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जो मैच्योरिटी के टाइम जो पैसा मिलता है आपको, 40% पे आपको एन्युटी लेना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मुझे 1 करोड़ पैसा मिल रहा है, 1 करोड़ मुझे मिल रहा है मैच्योरिटी में, 40 लाख मेरा एन्युटी में चला जाता है। अब प्रॉब्लम वहां पे क्या है, आपको 6% के करीब रिटर्न मिलेगा, उस पर भी आपको टैक्स देना है। तो आपका एक काफी बड़ा हिस्सा जो है ऐसी ऑप्शन में चला गया। दूसरे ऑप्शन जहां पे आप शायद इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे तो एक ग्रोथ भी ले सकते हैं, वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। 20% जो पैसा बनता है वो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो अगर मान लीजिए 20 लाख अगर मुझे, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सिर्फ 40 लाख जो है वो मुझे टैक्स फ्री मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन है, ये जो कंपल्सरी एन्युटी है, वो अभी भी मुझे लगता है एनपीएस के लिए एक इशू है। अगर आप चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न बेहतर हो, एनपीएस में एक चीज इंपॉर्टेंट और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, टैक्स छूट जो है पीएफ से कहीं ज्यादा है। क्योंकि 1.5 लाख के अलावा 50,000 की आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और अगर आपके एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी बेसिक और डीए का 10% जो है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। तो टैक्स छूट ज्यादा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपका पर्पज ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस आपके हाथ में रहे। यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। उम्मीद हम यही करेंगे कि इस पर भी और फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले वक्त में आ जाए। लेकिन जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं आपको 3 साल और 1 साल तक के रिटर्न्स हम एनपीएस में दिखा रहे हैं, जो कि वाकई काफी बेहतरीन है। अगर हम रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिहाज से कहें तो एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। तमाम सवालों के बावजूद अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन इस पर आप बैंक ऑन नहीं कर सकते। यानी ये एक लौता निवेश का विकल्प नहीं हो सकता। इसके अलावा भी अगर आपको निवेश करना हो, तो अगर आप अपना रिटायरमेंट का लक्ष्य पहले ही डिसाइड कर लें तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपना सकते हैं। या आपको लगता है कि जो इंश्योरेंस के जरिए हमें पेंशन प्लान दिए जाते हैं उसमें भी दाव लगाया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इंश्योरेंस की जो पेंशन प्लान है बहुत अच्छी ऑप्शन है। जैसा हमने बात की, एनपीएस में थोड़े से इश्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं, मेरा ये मानना है, आप कुछ भी करना चाहें तो ईपीएफ तो आपका एक हिस्सा रहेगा ही। वो तो रहेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको वो तो रहेगा रहेगा। जो एडिशनल मनी हमने देखा है, जैसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जाता है, उसकी बजाय अगर आप चाहें तो जैसे ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको सोचना है मैच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या होने वाला है। दूसरा, अगर आप चाहें, जैसे अपने जो म्यूचुअल फंड के जो पेंशन फंड हैं, अगर आप टैक्स बेनिफिट को देख रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए पूरा टैक्स बेनिफिट क्लेम कर लिया, चाहे हाउसिंग लोन का हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का हो, अगर टैक्स बेनिफिट आपका कोई एक बड़ा इशू नहीं है, तो प्योर जो इक्विटी फंड जो होते हैं वो मुझे लगता है काफी फ्लेक्सिबल है, उनमें रिटर्न ज्यादा रहती है, और मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है कि आप कॉम्बिनेशन रखें, चाहें तो ईपीएफ रख सकते हैं, थोड़ा एनपीएस में रख सकते हैं, और बाकी पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड की जो प्लेन वनीला जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है उसमें डाल सकते हैं। चलिए, तो अगर आप भी एनपीएस में कॉर्पस जमा करने का मन बना रहे हैं, जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए है, कोई राशि इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिलहाल सुविधा आपको ये दी जा रही है कि आप अपने पीएफ से ही ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटायरमेंट लक्ष्य के तौर पर आप चाहते हैं कि योर मनी आपको एक फाइनेंशियल प्लान दे, तो अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ। आप चाहें तो अपना सवाल ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही भेजिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। योर मनी में आपका स्वागत है फिर से, और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। प्रतुल सक्सेना 28 साल की उम्र है इनकी, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रतुल, बताएं क्या करते हैं आप? नमस्कार कविता जी। नमस्कार, पूछिए। जी, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। मेरा लक्ष्य एक घर खरीदना है 20 साल के बाद आज से।
3 साल के बाद घर खरीदना है, कितना? 20 साल के बाद। 20 साल के बाद। 30 साल के बाद। जी हाँ। ओके। और मैंने अभी आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, फोकस ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश किया हुआ है। 1000 रुपीज पर मंथ की SIP किया है मैंने। और इसके अलावा आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी निवेश किया है 1000 रुपीज। ओके। तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझे ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी 20 साल के बाद घर के डाउन पेमेंट के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा मुझे और कुछ निवेश करना चाहिए या फिर इतने निवेश से मैं अपना लक्ष्य पा सकता हूँ? ठीक है, मुझे बताइए कि इसके अलावा आपके पास कोई और एसेट है, कोई और प्रॉपर्टी? नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, बट मैंने एक LIC जीवन आनंद पॉलिसी कराई हुई है। हाँ, वो मैं देख रही हूँ। मुझे बताइए आपने कब ली थी ये पॉलिसी मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो चुके हैं। जी हाँ। 1.5 लाख का सम एश्योर्ड है, इसमें आप 9,000 रुपए ईयरली डालते हैं। जी हाँ, जी हाँ। निकलने का मन है इसमें से? नहीं, इससे निकलने का तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, टर्म प्लान कौन सा है आपके पास? टर्म प्लान नहीं है मेरे पास। टर्म प्लान नहीं है आपने अपनी इनकम की डिटेल्स हमें दी है। तो चलिए, आपका मेजर लक्ष्य घर का है, 20 साल के बाद घर लेना है, 80 लाख रुपए उसके लिए इकट्ठा करने हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट के लिए 80 लाख। डाउन पेमेंट के लिए, चलिए ठीक है। बहुत क्लैरिटी है हेमंत जी गोल्स को लेकर। कम से कम यहाँ पे घर खरीदना है, 80 लाख डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा करने हैं। कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा किए हुए हैं इन्होंने। रिस्क एपेटाइट क्या मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इनके पास जीवन आनंद है जहाँ पे ये 9,000 रुपए ईयरली डालते हैं। टर्म प्लान नहीं है। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की? चलिए, जो इनका लॉन्ग टर्म गोल है घर खरीदना, वहां से शुरुआत करते हैं। 20 साल का समय है, घर खरीदना इंपॉर्टेंट गोल है। SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अगर आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो SIP के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही एसेट क्लास चुने, इक्विटी जो इन्होंने चुनी है। उसका फायदा ये है कि जो वॉलेटिलिटी भी होती है, क्योंकि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपको उसका नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट आपको उसको फायदा होता है एवरेजिंग के द्वारा, क्योंकि आप हर लेवल पे इन्वेस्ट करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका लक्ष्य करीब 80 लाख का है और ये 6,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं 12% थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलता हूँ, 12% अगर मैं मान के चलूँ एनुअलाइज रिटर्न, तो इनको करीब 60 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा। ओके। 80 लाख का टारगेट बनाने के इनको 2,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तो 8,000 रुपए अगर ये इन्वेस्ट करें 20 साल तक कंटिन्यू करें, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे घबराना नहीं है। ये कंटिन्यू करते रहें तो अपना जो गोल है वो डेफिनेटली 80 लाख का वो पूरा कर पाएंगे। फंड ठीक है? फंड बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने देखी इनके पोर्टफोलियो में, एक सवाल हमसे हमेशा पूछा जाता है कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करें। हम हमेशा कहते हैं कि टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट को अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाइए, ताकि सही एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें। देखिए, इनके यहाँ 2 फंड जो है वो ELSS फंड है, यानी टैक्स भी बचा रहे हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, सही ऑप्शन चुनिए ELSS, तो आपने अपने गोल के लिए उसको अलाइन कर दिया, लक्ष्य में तो दोनों काम हो गए आपके, जो बिल्कुल सही तरीका है। मुझे लगता है हर दर्शक, जो हर इन्वेस्टर जो इसको देख रहे हैं, जो प्लान करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से करें, उसका उनको फायदा होता है। तो ये जो उन्होंने प्लान कर दिया, जैसे मैंने कहा 2,000 रुपए और इन्वेस्ट करें। जीवन आनंद से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जीवन आनंद में जो हमने हमेशा बात की है कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज, रिटर्न नहीं मिलता है जिस तरह का जो आपको 1.5 लाख का सम एश्योर्ड है। जी बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कर रहा आपके लिए, रिटर्न भी आपको 6-7% का दे रहा है, ना आपको रिस्क कवर दे रहा है। इनके पास टर्म प्लान नहीं है। मैं चाहूंगा ये टर्म प्लान लेने। इन्होंने कहा 2 साल के बाद वो शादी करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो अभी से सोचें। हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर है तो थोड़ा सा 3 लाख का शादी के बाद थोड़ा रीअसेस कीजिए इसको, अभी के लिए शायद वो ठीक है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखें, और एक हमेशा कहते हैं हम, एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए थोड़ा 2-3-4 महीने के खर्चे का, ताकि कभी भी आपको ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो आपकी जो SIP है उसको आपको रोकना ना पड़े। चलिए, तो यहाँ पर प्रतुल, आपको करना ये है कि अपने निवेश में आप 2,000 रुपए और ऐड कीजिए। फंड्स आपके अच्छे हैं, किसी भी फंड में आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जीवन आनंद से आप निकलने का मन नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप एक बार निकलने के बारे में सोचिए। टर्म इंश्योरेंस लीजिए अपने लिए, ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तमाम पोर्टल्स है जहां पर आपको कंपैरिजन करने की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो मेडिकल इंश्योरेंस अभी बढ़ा सकते हैं, या अगर शादी के बाद भी आप रहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने निवेश को बढ़ाइए, ये सलाह हम दे रहे हैं योर मनी पर। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए फिलहाल।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं। नीरज कुमार ने अपना सवाल हमें भेजा है। 25,000 हर महीना ये कमाते हैं और इन्होंने कुछ मिड कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, जिसमें ये कुल मिला के हर महीना 5,000 रुपए डालते हैं। डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप इनके पास है और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। लक्ष्य ये है इनका कि 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। निवेश कैसा है और पैसे अगर लगाना चाहते हैं तो कहां लगाएं, हालांकि इन्होंने और कितना निवेश करने की इनकी क्षमता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लक्ष्य भी नहीं बताए हैं। लेकिन फिलहाल जो हमें टॉप कैटेगरी के मिड कैप फंड उन्होंने इकट्ठा किए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पे भी इनका टाइम होराइजन जो करीब 20 साल बोल रहे हैं। हाँ। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी से, स्ट्रेटेजी वाइज बिल्कुल सही है, जैसे हमने पहले बात की शो में। तीनों के तीनों फंड अच्छे हैं, बहुत अच्छे फंड हैं इनफैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीनों के तीनों स्मॉल एंड मिड कैप फंड हैं। जब हम इक्विटी की बात करते हैं एज एन एसेट क्लास, तो हमको मालूम है कि इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। उसके अंदर तीनों फंड अगर ये दो एग्रेसिव सेगमेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हो। मुझे लगता है क्या हुआ है कि पिछले 1 या 2 साल का परफॉर्मेंस इन्होंने देखा है और वो फंड चुने हैं, क्योंकि पिछले 1 या 2 साल में मिड कैप ने लार्ज कैप से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, तो इन्होंने जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो लिए हैं। तो फंड बिल्कुल सही चुने, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है चुनने की, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान है, इतना आसान भी नहीं है कि आप सिर्फ कोई भी फंड उठाएं और उसमें डाल दें, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों की अपनी अहमियत है। ये हमने देखा है पास में कि जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप सेगमेंट उनके रिटर्न काफी बेहतर रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा वॉलेटाइल भी रहते हैं, क्योंकि अगर आप इक्विटी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जरूर से रिस्क लेने का नुकसान ये होता है कभी कभी आप घबरा के इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे लार्ज कैप करीब 60% हो, मिड और स्मॉल जो 40% हो, उस तरह का पोर्टफोलियो बनाइए। क्योंकि इसलिए मेरा मानना हमेशा ये है, जो शुरुआत वाले इन्वेस्टर हैं उनको मल्टी कैप फंड में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है, फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो चाहे जब भी चाहे, उनको लगे मिड कैप अच्छा करेंगे तो थोड़ा वहां बढ़ा देंगे, उनको लगेगा मिड कैप या स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, कम करके लार्ज कैप बढ़ा देंगे, जो एज एन इन्वेस्टर आप नहीं कर सकते। दूसरा, आप जब भी रीबैलेंस करेंगे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने 1 साल के अंदर किया, क्योंकि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कर रहा है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपकी टैक्स लायबिलिटी तभी बनती है जब आप खुद से कोई आप ऐसा एक्शन लेंगे जहां पे आप रिडीम करेंगे। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस बनाए। ये 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इनमें से कोई फंड निकाल के मल्टी कैप ले लें, ओके। दूसरा, अगर इनकी इच्छा है कि कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, तो वो पैसा जो है वो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप में डाल दें, ताकि पोर्टफोलियो में सही बैलेंस हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एक में से निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास आपके लक्ष्य को लेकर डिटेल्स नहीं है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा, हासिल हो पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल बदलाव के लिहाज से एक लार्ज कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ शो पे आने के लिए हेमंत जी। योर मनी पे अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड या इनमें से किसी भी मुद्दे जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप करें, ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। फेसबुक पे हमारे पेज पर जाके भी अपना सवाल इनबॉक्स कर सकते हैं। सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।